हो गया स्टार्ट। कैमरा। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड कई बार ये चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो अपवर्तन के नियम हो चाहे प्रकाश के अपवर्तन की बात करी जाए। देखिए इसमें क्या है, आपके सामने दो डायग्राम है। एक डायग्राम में देखोगे इसमें एक विरल माध्यम है, ठीक है, और एक कैसा माध्यम है, सघन। सघन माध्यम में आपका कांच भी हो सकता है और जल भी हो सकता है, ठीक है, और विरल माध्यम में आपका क्या होगा, वायु, जहाँ पे टाइम में हम बैठे हुए हैं। अब क्या हुई, कोई प्रकाश की किरण आ रही है और पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम मतलब कांच, ठीक है, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की कोई किरण आई विरल माध्यम से और वो कहाँ है, सघन माध्यम में जा रही है, यानी कहाँ जा रही है, कांच के अंदर। तो क्या होगा, अगर ये जो आने वाली किरण है और जानी ये सीधी चाहिए और झुक कहाँ गई, ये बीच वाली लाइन क्या है, अभिलंब है। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, अभिलंब। अगर ये किरण जो बहुत ये वाली जो लाइन आ रही है वो ऐसे जानी चाहिए, मगर ऐसे नहीं गई और किधर झुक गई, अभिलंब की ओर झुक गई है। कब झुकेगी, जब वायु ऊपर क्या होगा, माध्यम विरल होगा और नीचे माध्यम कैसा होगा, सघन होगा, और जब नीचे सघन होगा तो ये अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी जरूर। समझ गया मेरी बात को। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है, थोड़ा सा झुक जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा कोई आपतित किरण अगर वो किसी पारदर्शी माध्यम से क्या होती है, गुजारी जाती है, तो ये क्या होती है, जो अपवर्तित किरण है ये थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। या डिफिनीशन आप ऐसे बोल दीजिए कि प्रकाश के अपवर्तन में कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से कहां प्रवेश करे, सघन माध्यम में, तो वो प्रकाश किरण थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। दो तरह से मैंने बोल दिया। पहला क्या बोला, फिर से रिपीट करते हैं। पहला बोला कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। या दूसरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि जब कोई आपतित किरण अपवर्तित किरण पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपवर्तित किरण जो होती है वो सघन माध्यम, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आपका थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। आप कैसे भी बोले शब्द आपके। इसमें क्या है, अब माध्यम कैसा हो गया, सघन हो गया, और नीचे कैसा माध्यम है, विरल। तो जब प्रकाश की ये अपवर्तित किरण आई तो ये थोड़ा सा झुकती नहीं है। वैसे तो ये कहाँ जानी चाहिए, सीधे जानी चाहिए, अगर इसकी लाइन खींची जाए तो ऐसे हो गई, मगर और ये क्या है, अभिलंब है। तो ये अब सीधे ना जाके तुरंत क्या भागेगी, अभिलंब से क्या कहाँ भागेगी, दूर भाग जाएगी। माध्यम कैसा है, नीचे विरल, ऊपर कैसा है, सघन। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से कहाँ भागती है, दूर जाती है। इसे भी क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो सीधे सीधे आप डिफिनीशन ऐसे बोल सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो थोड़ा अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से कहाँ चली जाती है। याद हो गया आपको। चलिए लिखते हैं इस बात को। प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार, प्रकाश के अपवर्तन के नियमानुसार जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर क्या होता है बेटा, झुक जाती है। तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। या करके लिख लीजिए। इतना भी डिफिनीशन हो गई कि नहीं हो गई। अब इस बात को भी कहिए, प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर हो गया बेटा। चलिए या करके लिख लीजिए इसकी भी डिफिनीशन को। या जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से
विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर चली जाती है। तो वह अविलंब से दूर चली जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लिया? अपवर्तन का आपतित किरण और फिर क्या है? अपवर्तित किरण और अविलंब। तीनों एक ही तल में। अविलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो लिख लीजिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर हो गया? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब क्या होता है? एक ही तल में। अब दूसरा क्या होगा? आपने पढ़ा था अभी कोण, साइन क्या होता है? आई और साइन आर। ठीक है, इसको जा बोलते हैं। कोण को यहाँ पर जा बोलेंगे, जा से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जा। तो यहाँ पर क्या होगा? कैसे बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपतन कोण है? अब बताने जा रहे हैं। ये बोलोगे यहाँ पर आपतन कोण की जा का मतलब यहाँ पर साइन से मतलब है। और ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण की जा क्या होता है? नियतांक होता है। एन क्या है? एक प्रकार का नियतांक है। तो ये भी लिखिए। क्या लिखेंगे? बहुत शॉर्ट में करा देते हैं। लिखिए। हाँ, बोल रहे हैं। अरे पहले हम बोलेंगे, वो उतारो यार। लिखो। तो गुरुजी आपतन कोण की जा, रुक जाइए। आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। चुप पे फिलहाल रहो। क्या नहीं है, क्या नहीं, इसका वो मत करिए। वीडियो चल रहा है और अभी तुमको जा और क्या सब बता देंगे की बार में। शुद्ध बोलने दो। अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। यहां देखिएगा, लेंस द्वारा आवर्धन यानी रेखीय आवर्धन में क्या है? लेंस द्वारा बने क्या बने? वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग? डेफिनिशन वही है, कोई चेंज नहीं है। यानी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। अगर ये नहीं बोलना चाहते तो सीधे बोल दो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी m बराबर क्या होगा? आई बटे ओ। आई बिटिया क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। समझिए मेरी बात को। आई क्या है? आई है आपका प्रतिबिंब की लंबाई। ओ क्या है? वस्तु की लंबाई। और ये होगा v अपान u। और यहाँ पर माइनस नहीं होगा बेटा। अब जब लेंस लेंगे तब यहाँ क्या चलेगा? प्लस चलेगा। और दर्पण वाले में क्या चल रहा था? देखिए माइनस लगा देते। तो यहाँ पर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप समझिए, ये पूरा आपका बन के तैयार हो गया। अब इसमें आई क्या है बेटा? आई है लंबाई।
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, वो क्या है बेटा? वस्तु की लंबाई। V है आपका प्रतिबिंब और U क्या है बेटा? वस्तु। U क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए